ये इम्पोर्टेंट है एंड ये आपका ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ये आया था ट्रिपैनोसोमा पे क्वेश्चन, नीट 2018 में पूछा जा चुका है। 1 मिनट बायोलॉजी, जिसमें मैं एक टॉपिक पे कुछ पूरा उसको एक्सप्लेन करती हूँ आपके नीट के लेवल का, और 1 मिनट के अंदर मैं उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कवर करा देती हूँ। तो वो वीडियोस भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उस टाइम के लिए जब आपको मन नहीं कर रहा है कुछ रिवाइज करने का। इंपॉर्टेंट है ना, कितना छोटू सा टॉपिक है पर कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन इन्होंने पूछा था आपसे, नीट 2020 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन किस पे आया था? साइनोबैक्टीरिया पे आया था आपके। एंड साइनोबैक्टीरिया में भी स्पेशली इन्होंने किसके बारे में पूछा था? आपकी हेट्रोसिस्ट के बारे में पूछा था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल बीट द नीट एंड आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अब आप लोग अपना पूरा 100% देते हुए अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों के लिए कई तरह के वीडियोस स्टार्ट कर रखे हैं, उनमें से ही ये एक वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस बना रही हूँ। इस वीडियो की खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन को नहीं कवर करता है, इसके साथ ही साथ में मैं आपको बीच बीच में ये भी बताती जाती हूँ कि किस ईयर में नीट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। एग्जाम आपका चाहे नीट एग्जाम में अगर आप देखें तो आपके हमेशा से क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं, और ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से आए हो, नहीं, इसमें कुछ चैप्टर्स से क्वेश्चन हर एक पोर्शन से पूछे गए। अभी जब आप इसको एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, इसमें लगभग हर एक कोने से क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है। मैं जो क्वेश्चंस कवर करूंगी वो मैं आपके 2015 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ। बाकी के क्वेश्चंस अगर आप लोगों को चाहिए, एक ही जगह पे सारे पीडीएफ चाहिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों के लिए वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। अब उसके लिए जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप सभी लोग वहां से जाइए और फटाफट से मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर मोटिवेशनल वीडियोज एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज एज वेल एज। तो आज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारा चैप्टर में कवर करना है। जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मैंने पहले से ही इस चैप्टर का हाईलाइट कर रखा है ताकि मैं आप लोगों को डायरेक्टली सारी चीजें पढ़ाऊं। अगर आप एज अ बिगनर है, क्लास 11th में है, तो अभी तो आपको पूरी एनसीईआरटी को एक बार पूरा पढ़ लेना है, दूसरी बार भी कोशिश करिए कि आप इसको पूरा रीड कर लें। लेकिन आप जब अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपनी एनसीईआरटी अगर साथ में लेकर के बैठते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया हुआ है, वहां आप लोगों को अंडरलाइन कर लेना है अपनी बुक में। और जहां से मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन का यहां से क्वेश्चन आया, आप वहीं पर ही मेंशन कर लें कि इस पैराग्राफ से या इस लाइन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जब आप रिवाइज करेंगे नीट एग्जाम के लिए, उस टाइम पे आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही जगह पे अपनी बुक खोलेंगे और आपको वहीं पे सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन मिल जाएगा, ताकि जब आप एज अ प्रो एनसीईआरटी से रिवीजन करें ना, तो आपको पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हाईलाइटेड पोर्शन है और जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं उन चीजों पर ही आप अपना पूरा फोकस कर पाएंगे। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतने सारे हेल्पफुल वीडियोस बना रही हूँ, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर ये वीडियोस हेल्पफुल लगते हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के। चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में सब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस सबके बारे में बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी देखिए हाईलाइट कर रखा है आपके लिए, आपका टाइम बचाने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट देती हूँ, क्योंकि इस चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। आपने इससे पहले वाले चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन देखा होगा, जिसमें आपके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि क्यों क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, क्या था क्लासिफिकेशन, कौन कौन से हमने उसमें टेक्सास बनाए, राइट। बस यहाँ पर जो आप लोगों की शुरुआत की जा रही है वो इसलिए की जा रही है ताकि जैसे जैसे सिविलाइजेशन होता गया वैसे वैसे हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो पहले जो स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन आया वो बिल्कुल सिंपल सा आया, उसके बाद में धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स होता गया। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पे पैराग्राफ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फर्स्ट पैराग्राफ में, अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया और एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। किस बेसिस पे किया? He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. तो इन्होंने प्लांट्स को और एनिमल्स को
मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया। प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने 3 कैटेगरी रखी, एक इन्होंने ट्रीज दे दिया, एक श्रब दे दिया और एक उससे छोटे इन्होंने दे दिया हर्ब्स। इसके बाद इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए जो रखा, एक ऐसा रखा क्लासिफिकेशन में पोर्शन जिसमें रेड ब्लड वाले, जिनमें रेड ब्लड पाया जा रहा है, और जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जा रहा है वो दूसरा टाइप हो गया। तो प्लांट्स की 3 कैटेगरीज आई, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। एनिमल्स की कैटेगरी आई हमारी जिनमें रेड ब्लड था और जिनमें नहीं था। आगे देखते हैं, इन लीनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। इसके बाद लीनियस आए। लीनियस ने क्या किया, 2 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने प्लांट्स को एक तरफ कर दिया एंड एनिमल्स को एक तरफ कर दिया। कैसे किया? This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organism. इन्होंने 2 कैटेगरी देखी, एक प्लांट हो गए, एक एनिमल हो गए, दोनों को अलग अलग क्लासिफाई कर दिया, एक बना दिया किंगडम प्लांटी, एक बना दिया किंगडम एनिमेलिया। अब शुरुआत थी, राइट? शुरुआत में जब कोई चीज़ आती है तो उसमें बहुत सारी एरर्स भी धीरे धीरे पता चलती हैं। तो इन्होंने जब ये क्लासिफिकेशन कर दिया, लेकिन ये क्या चीज़ नहीं कर पाए क्लासीफाई, सबसे पहली चीज़ थी ये नहीं बता पाए यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई डिफरेंस। इन्होंने उन सबको एक साथ रख दिया, वहीं यूकैरियोट और वहीं पे ही प्रोकैरियोट्स भी। इसके बाद ये यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, इन दोनों को भी इन्होंने एक ही कैटेगरी में रखा। इसके अलावा इन्होंने फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिजम्स, इनको भी एक साथ रख दिया, यानी कि जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो भी वही है और जो दूसरों पे डिपेंडेंट है वो भी वही है। तो ग्रीन एल्गी और फंजाई को भी इन्होंने क्या किया, एक ही जगह पे रख दिया। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे लीनियस के क्लासिफिकेशन के। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो लोगों को रियलाइज हुआ कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पे नहीं किया जा सकता है क्लासिफिकेशन। इसको क्लासिफाई करने के लिए हमें कुछ और डीप कैरेक्टर्स भी चाहिए होंगे, कुछ इंटरनल कैरेक्टर्स चाहिए होंगे। जस्ट लाइक बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। यानी कि और क्या क्या इन्होंने सोचा होना चाहिए। सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, किस टाइप की है, ये होना चाहिए। इसके अलावा उसकी जो वॉल है, प्रेजेंट है सेल वॉल, नहीं प्रेजेंट है, अगर है तो किससे बनी हुई है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, वो होना चाहिए। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, पैरासिटिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, कीमोसिंथेटिक है, किस टाइप का उनका न्यूट्रिशन मोड है, इसके बेसिस पे। साथ ही साथ में मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और वो किस टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं, लाइक उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव है या एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, किस तरह से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। और साथ ही साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो ऑर्गेनिज्म, वो पर्टिकुलर स्पीशीज कहाँ से इवॉल्व होकर के आ रही है, उसका अदर बायोलॉजिकल स्पीशीज के साथ में क्या रिलेशन है। तो इन चीज़ों को भी बेसिस रखा गया इनके क्लासिफिकेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आर एच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगी। आर एच विटेकर इन 1969 प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम, इनका ईयर सब आपको पता होना चाहिए कि आर एच विटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन कौन से उन्होंने 5 किंगडम्स दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। करेक्ट। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया रखा वो क्या रखा, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल का स्ट्रक्चर हो गया, एक तो इन्होंने दे दिया सेल स्ट्रक्चर, दूसरा इन्होंने दे दिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब हुआ आपका, सेल सिंगल सेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, राइट। एंड इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, राइट, बॉडी सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल रखा। इसके अलावा इन्होंने दिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ऑर्गेनिज्म किस न्यूट्रिशन मोड में है, यानी कि वो ऑटोट्रॉपिक है या फिर वो हेट्रोट्रॉपिक है या कीमो ऑटोट्रॉपिक है, पैरासिटिक है, किस तरह का, सैप्रोफिटिक है। तो ये भी एक इन्होंने बेसिस रखा। इसके अलावा इन्होंने रिप्रोडक्शन, यानी कि उसका रिप्रोडक्शन मोड क्या है, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो वेजिटेटिव मोड से कर रहा है या फिर वो एसेक्सुअल मोड से कर रहा है
या फिर उसका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, अगर वेजिटेटिव है तो कौन सा है, ये बातें सारी उन्होंने बताई। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और ध्यान रखी, दैट इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होती है, यहां पे मैं लिख देती हूं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, राइट। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द बायोलॉजिकल स्पीशीज। जितनी भी बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं वो इवॉल्व होने के तरीके से या फिर इवोल्यूशन से किस तरह से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग द ऑल बायोलॉजिकल स्पीशीज। तो एक ये मेथड रखा, इन्होंने 5 क्राइटेरिया दे दिए, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन मोड, रिप्रोडक्शन एंड साथ ही साथ में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए टेबल देखते हैं। अब इस टेबल में देखिए, यहाँ पे हमारे 5 किंगडम दे रखे हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक, पहला इन्होंने क्या कैरेक्टर्स दिया है, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई इस टेबल को गांठ बांध लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये टेबल आप सब लोगों को बिल्कुल बिना दिमाग लगाए याद कर लेनी अच्छे से। चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या है। सेल टाइप कैसा होता है, इन केस ऑफ मोनेरा इट इज प्रोकैरियोटिक, सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब में कैसा है, यूकैरियोटिक, 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 यूकैरियोटिक। सेल वॉल किससे बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ भी है, अभी फंजाई वाले पोर्शन में से क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो मैं आपको उस जगह पे बताऊंगी कि किस ईयर में आया है। वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे ना तो आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, कहाँ से किस लाइन से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि एक्सप्लेनेशन है, बट ये डेफिनेटली इसको देखने के बाद में आपको चैप्टर पूरा प्रिपेयर होगा, आप आराम से इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मोनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, यानी कि बनी किसकी होती है, पॉलीसैकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड्स की। देन आफ्टर प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है लेकिन सब में नहीं होती, कुछ में होती है। फंजाई में प्रेजेंट होती है और किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांटी में ये सेल्यूलोज की बनी होती है और एनिमेलिया में क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो मोनेरा में तो एब्सेंट है ही नहीं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल फ्री है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी प्रेजेंट होती है, प्लांटी में भी प्रेजेंट होती है एंड इनमें एनिमेलिया में भी प्रेजेंट होती है। देन आफ्टर आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था ना अभी आपको, सेल्यूलर है, टिश्यू लेवल है, किस टाइप का है वो यहाँ पे। तो मोनेरा में सेल्यूलर होता है, प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर लेवल का होता है, फंजाई में मल्टी सेल्यूलर होता है एंड सम लूज टिश्यूज आर प्रेजेंट। एंड प्लांटी में आपका टिश्यू और ऑर्गन लेवल होता है एंड एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि मोस्ट एडवांस्ड आपका एनिमेलिया में ही होता है हम लोगों में एंड अदर एनिमल्स एज वेल। नेक्स्ट आपका आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोनेरा जो ग्रुप है ना पूरा आपका सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, वो अपना खाना खुद भी बनाते हैं, लाइट से भी बनाते हैं, केमिकल से भी बनाते हैं, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से भी बनाते हैं। तो अभी उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक यानी कि इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल से भी वो अपना खाना बना लेते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी। फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक यानी कि दूसरों पे भी डिपेंडेंट होते हैं एंड पैरासिटिक भी होते हैं कुछ। फिर इसके बाद प्रोटिस्टा में आपको ऑटोट्रॉपिक मिल जाएंगे, फोटोसिंथेटिक यानी कि जो अपना खाना खुद बना ले रहे हैं एंड हेटेरोट्रॉपिक भी मिलेंगे जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है फंजाई में आपको हेटेरोट्रॉपिक मिलेंगे जिसमें आपको सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मिलेगा देखने को। प्लांटी तो आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। यहाँ पे आपको एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉपिक मिलेगा। हेटेरोट्रॉपिक में आपको 2 टाइप्स मिल जाएंगे, एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल जाएगा, अगर याद हो तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था, एंड दूसरा आपको सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल जाएगा, ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है किंगडम फंजाई, यहाँ इसके बाद ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक, सारे हमारे जितने भी प्रोकैरियोट्स थे सबको किसके अंदर रखा गया, आपके मोनेरा के अंडर में, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वो सारे आपके आ गए मोनेरा के अंडर में, और जितने भी यूकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर थे वो सारे आपके आ गए प्रोटिस्टा के अंडर में। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर। प्रोटिस्टा में कौन से आए आपके यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, एंड मोनेरा में कौन से आए आपके सारे प्रोकैरियोटिक, यानी कि सोल मेंबर है प्रोकैरियोटिक का।
Kingdom protista has brought together Chlamydomonas, chlorella, earlier placed in algae with the plants and both having cell walls, with Paramecium and amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom and which lack cell wall. Kingdom protista में आपके Chlamydomonas एंड क्लोरेला जिसको पहले एल्गी के साथ में रखा गया था, जिनमें सेल वॉल्स दोनों में प्रेजेंट होती है प्लांट्स में और उसकी वजह से, लेकिन उसको यहाँ पे रखा गया बाद में। एंड पैरामीशियम एंड अमीबा जिनको पहले किस में रखा गया था, एनिमल किंगडम में, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं होती है, तो इनको भी यहाँ पे रखा गया। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया का ही राज चलता है किंगडम मोनेरा में। They are the most abundant microorganisms. Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in handful of soils. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, deep oceans, where very few others life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as a parasites. ठीक भाई, जहाँ जहाँ तुम सोच सकते हो, जहाँ जहाँ तुम्हें लगता है कि बैक्टीरियाज यहाँ कैसे होंगे, वहाँ पे भी बैक्टीरिया है। डीप ओशियन में चले जाइए, बैक्टीरिया है। हॉट स्प्रिंग में चले जाइए, बैक्टीरिया है। हॉट स्प्रिंग का अगर आप आगे 12th क्लास का जब चैप्टर आप बायोटेक्नोलॉजी वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक एंजाइम होता है टैग पॉलीमरेज, जो पीसीआर में यूज होता है, जिसको थर्मस एक्वाटिकस से ऑब्टेन किया गया है। कहाँ पाया जाता है वो? हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है, राइट। इसके अलावा डेजर्ट्स में भी मिल जाएंगे, स्नो में भी मिल जाएंगे, यानी कि हर जगह आपको जितनी भी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन होगी वहां पे भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। यहाँ पे फिर दिया है बैक्टीरियाज को 4 कैटेगरीज में उनके शेप के बेसिस पे रखा गया है। पहला है स्फेरिकल कोकस, यानी कि जिनका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, तो उनको रखा गया, उनको क्या कहा गया, कोकस, और इनका प्लूरल वर्ड है कोकाई, यानी कि एक साथ जब जुड़े होंगे तो क्या हो जाएंगे, कोकाई। सिंगल क्या है, कोकस। ये है इसका डायग्राम। नेक्स्ट है आपका द रॉड शेप्ड बैसिलस, जिनका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका रॉड की तरह है। ये हो गए आपके बैसिलस, और इसका प्लूरल वर्ड क्या है, बैसिलाई। द कॉमा शेप्ड विब्रियम, जो एक कॉमा की तरह दिखते हैं, राइट, उनको क्या कहा गया, विब्रियम कहा गया, एंड इनका प्लूरल वर्ड है विब्रियो। ये देखिए, ये हो गए आपके विब्रियो। एंड द स्पाइरल स्पाइरलम, एंड प्लूरल इज स्पाइरेला। स्पाइरेलम है ये आपके, इनका बहुत सारे अगर होंगे आपके तो क्या कहलाएंगे, ये स्पाइरेला। तो यहाँ पे इनके फ्लैजिलम भी पाया जाता है। देखिए दोनों एंड पे इनके क्या पाया जा रहा है, फ्लैजिलम पाया जा रहा है। तो ये हो गई इनकी 4 कैटेगरीज, कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरेला एंड विब्रियो। याद रहेगा, आई होप आप सबको ये। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन रखिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ही एक ऐसी प्लेस है ना जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में चीज़ें ऐसी शेयर कर सकती हूँ जहाँ से मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे आपके साथ में शेयर करना है, तो मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। और कम्युनिटी तो आप लोगों के पास में आती होगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो मैं आप लोगों के लिए डेली कम्युनिटी में हर घंटे 2 घंटे में एक क्वेश्चन वहाँ पे आता है जो आपका कम्प्लीटली नीड बेस्ड होता है। तो इसलिए उनको ज़रूर सब्सक्राइब रखिए चैनल को, अदरवाइज आप ये सब चीज़ें नहीं देख पाएंगे। और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखना ताकि आपको हर एक नए वीडियो के बारे में पता चल जाए। कम्युनिटी के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किया करिए, क्योंकि डेली अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस करते रहेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर होती जाती है। कभी कभी हमें क्वेश्चन टॉपिक नहीं पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में हमें वो आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कभी उस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को किया होता है, तो हमारी मेमोरी में वो कहीं सेव होता है और उसके बेसिस पे हम कर लेते हैं। इसीलिए मैं आप सबको कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो। इसलिए टेलीग्राम चैनल एंड कम्युनिटी की पोस्ट ज़रूर देखा करिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम के करीब अपने आप को और पा सके, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके अपने आप को एग्जाम के लिए ज़्यादा अच्छा बना सकें, आप लोग ज़्यादा अच्छे से उसे अटेंड कर पाएंगे। फिर चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. बाकी सारे ग्रुप को आप देखिए, लेकिन फिर आप बैक्टीरिया को देखिए तो मोस्ट एक्सटेंसिव, सबसे ज़्यादा जो आपको मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे देखने को मिलेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद में आता है हमारा आर्की बैक्टीरिया। भाई आर्की बैक्टीरिया सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आए, अभी बताती हूँ कहाँ से क्वेश्चन आया इसमें। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, halophiles, hot springs, thermoacidophiles and marshy areas, methanogens। भाई जितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन में जो सबसे पुराने अगर कहा जाए ना तो वो आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आपका आ चुका है यहाँ पे
पहले समझा देती हूँ कि दीज बैक्टीरिया जो स्पेशल है सिंस दे लिव इन द सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, सबसे ज़्यादा हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं। कौन से? सॉल्टी एरियाज में रहते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स कहते हैं। आपके हॉट स्प्रिंग में रहते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। इसके अलावा आपके मार्शी एरियाज में रहते हैं उनको हम कहते हैं मिथेनोजेंस, क्योंकि वो मिथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition. अब ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे रह लेते हैं? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो बाकी बैक्टीरिया की सेल वॉल के स्ट्रक्चर से अलग होता है। यही वजह है कि ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। Methanogens are present in the gut of several ruminating animals such as cows and buffaloes and they are responsible for the production of methane यानी biogas from the dung of these animals. जितने भी रूमिनेटिंग एनिमल्स है जो आपके चारा खाने वाले जानवर हैं, राइट, तो इन सभी एनिमल्स के गट में आपके मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। और ये क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये बायोगैस यानी कि मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। आप लोगों ने बायोगैस प्लांट के बारे में भी सुना होगा, वहां पे भी मिथेनोजेंस ही इन्वॉल्व होते हैं। अब बताती हूँ क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पे नीट 2017 में। क्वेश्चन आया था आपका कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उन्होंने यहाँ पे आपका हेलोफाइल्स नाम नहीं दिया था, उन्होंने यू बैक्टीरिया, अर्की बैक्टीरिया, तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी दे दी थी, बट हेलोफाइल्स स्पेसिफाई नहीं किया था। उसमें से एक आंसर में आपके था ऑप्शन में आर्की बैक्टीरिया, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार अगर वो हो सकता है पूछें आपसे तो हेलोफाइल्स दे सकते हैं या इस तरह से पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन इन्होंने मिथेनोजेंस का पूछा था, राइट, तो मिथेनोजेंस पे इन्होंने क्वेश्चन आया था आपका नीट 2016 पे, ज्यादा पुराने नहीं है, आए हुए हैं। तो ये पैराग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको भाई पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, थोड़ा सा आगे पीछे एक्स्ट्रा और प्रिपेयर कर लेना। बायोगैस का भी पता होना चाहिए, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं, हार्शी हैबिटेट, सब कुछ इसके बारे में आपको A to Z पता होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है क्योंकि इनको मतलब एक्चुअल बैक्टीरिया माना गया, आप कह सकते हैं। So different eubacteria और true bacteria they are characterized by the presence of a rigid cell wall होती है इनमें, correct? And if motile, और अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनमें क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। The cyanobacteria also referred to as a blue green algae. Cyanobacteria इंपॉर्टेंट है। Cyanobacteria में क्या क्वेश्चन पूछा गया है मैं अभी आपको बताऊंगी, रिसेंटली आया हुआ है। एंड इसको क्या और कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से। एंड हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। पहली चीज तो एक बात मान लो, जिनमें भी फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होगी उन सबके अंदर क्लोरोफिल ए जरूर प्रेजेंट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आ सकती है एग्जाम में। फिर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं ग्रीन प्लांट्स की तरह में और इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं एंड मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी में, करेक्ट। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई अ जिलेटिनस शीथ। इनकी जो कॉलोनीज होती हैं उसके चारों तरफ एक जिलेटिनस शीथ बन जाती है, जिलेटिन की एक शीथ बना लेते हैं, कवरिंग बना लेते हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। जनरली कहाँ पे बहुत तेजी से ग्रो करते हैं? जितनी भी पोल्यूटेड वाटर बॉडीज होती है ना वहाँ पे ये अच्छे से ग्रो करते हैं। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. इनमें से कुछ जो होते हैं इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट। और ये हेट्रोसिस्ट क्या करती है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है। एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबिना। अभी समझाती हूँ, डायग्राम भी आपको समझाती हूँ। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP. अब मैंने आपको बताया था ना कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये उन्हीं की बात कर रहा है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, अमोनिया हो गया, इनका यूज करते हैं वो अपने एनर्जी यानी कि एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. तो ये नाइट्रोजन हो गया, आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर, इनके लिए रिसाइकलिंग में अच्छा रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे आप एक देखिए, ये दिया हुआ है आपको डायग्राम, एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नॉस्टॉक का दिया हुआ है। एंड ये जो आप देख रहे हैं दैट इज द हेट्रोसिस्ट, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है। एक स्पेशलाइज सेल होती है। इसके चारों तरफ आपको जो ये छोटी छोटी कवरिंग दिख रही है ना, लेयर दिख रही है, दैट इज द म्यूसिलेजिनस शीथ। अब क्वेश्चन आपको बताती हूँ क्या आया था। क्वेश्चन इन्होंने पूछा था आपसे नीट
सॉरी, नीट 2020 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन किस पे आया था? साइनोबैक्टीरिया पे आया था आपके। एंड साइनोबैक्टीरिया में भी स्पेशली इन्होंने किसके बारे में पूछा था? आपकी हेट्रोसिस्ट के बारे में पूछा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। एक अलग से वीडियो बनाती हूँ साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक, मतलब ये तो मैं आपके साथ में लेटेस्ट वाले शेयर कर रही हूँ। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखें ना शुरू से, तो बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए जिसमें हेट्रोसिस्ट हमेशा से फेवरेट रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। जितने भी हमारे पास में हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, जो यानी कि जो दूसरों पर डिपेंडेंट है अपने एनर्जी के लिए, राइट, वो हमारे पास में मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट है नेचर में, बहुत ज्यादा संख्या में है। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, जिसमें डीकम्पोजर्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई क्यों इंपॉर्टेंट है? डीकम्पोजर का काम क्या है? वो डीकम्पोज कर रहे हैं, यानी कि जो भी चीजें हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, राइट, तो उसको वो वापस से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर रहे हैं, फिर वापस से वो प्लांट लेंगे, प्लांट उससे जाकर के वो यानी कि पूरा रिसाइकलिंग में हेल्प करे। इसलिए डीकम्पोजर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीकम्पोजर्स अगर नहीं हो तो बैलेंस बन ही नहीं सकता है, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Many of them have a significant impact on human affairs. ह्यूमन की लाइफ में भी बहुत इफेक्ट है। सबसे पहला है दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड। कर्ड बनाने में कौन सा यूज होता है भाई? हमारा लैब, राइट, लैक्टोबैसिलस कर्ड फॉर्मेशन में। एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, नाइट्रोजन में भी लेग्यूम्स को फिक्स करने के लिए, राइजोबियम, ठीक है। तो यानी कि ये सब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम कुछ ऐसा नहीं है, सिंपली आपका बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड हो रहा है। ये उसकी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है अंदर, और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो पहले जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हुआ, फिर सेल फरो बना, और उसके बाद दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में आता है सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स, क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। भाई हमेशा फायदा ही नहीं देते, ये हमारे लिए नुकसानदायक भी है। कहाँ कहाँ पे नुकसानदायक है? देखिए, क्रॉप्स को भी हानिकारक है, क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, फार्म एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, पेट्स को भी पहुंचाते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी फैलाते हैं। कौन कौन सी बीमारियां? जैसे कॉलरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, टिटनेस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली कैसे? फिजन के थ्रू। देख लीजिए, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। जब कंडीशन बढ़िया है, मतलब अच्छे से उनको मिल रहा है, सारी फेवरेबल कंडीशन है, तो वो फिजन के थ्रू डिवाइड करेंगे और अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे। लेकिन जब कंडीशन अनफेवरेबल है तो वो अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेंगे, अंदर क्या होंगे? एज अ स्पोर डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, और उसके बाद जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आएंगी तो वो रिलीज हो जाएंगे और एक बड़े नंबर में प्रेजेंट होंगे। इसके बाद आता है द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें कंप्लीटली सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन आया हुआ है, किस ईयर में आया है ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं जिनको जानते हैं, राइट, डिस्कवर्ड है कह सकते हैं, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए कैसे होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आया था वो आपका नीट 2000, इज इट विजिबल? यहाँ पे लिखती हूँ, वेट। माइकोप्लाज्मा में क्वेश्चन आया था आपका नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन आया था आपका पीपीएलओ पे, राइट। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। एंड जो क्वेश्चन आया था वो आया था इसके साइज को लेकर के कि पीपीएलओ का साइज क्या होता है। तो पीपीएलओ का साइज होता है वो है आपका 0.1 माइक्रोमीटर। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा ना, यू बैक्टीरिया से आपको दो बार क्वेश्चन मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, एक इससे पहले भी मिल गया, ठीक। आगे आता है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। All single-celled eukaryotes are placed in under protista, but the boundaries of this kingdoms are not well defined. जितने भी single celled हमारे यूकैरियोट्स हैं उन सबको प्रोटिस्टा में रख दिया गया, लेकिन फिर भी हम नहीं कह सकते कि यहाँ तक ही सीमित है, बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है। In this book we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under protista। इसमें हमने इनको रखा गया है किसके अंडर में? प्रोटिस्टा के अंडर में। किसको किसको रखा है हमने? क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, इनको रखा हुआ है। और ये लाइन आपकी नीट 2016 में पूछी गई है। ये लाइन पूरी जो मैंने आपकी अंडरलाइन करी है ना, ये लाइन एज इट इज आई हुई है,
तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। एक लिंक की तरह बिहेव करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई के लिए। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टियंस सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनमें, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, कुछ में क्या होते हैं, फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं एंड सेक्सुअली भी करते हैं बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन के थ्रू एंड जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू। तो आपको दिख गया यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे आया है, मतलब इससे 3 क्वेश्चंस मैं देख चुकी हूँ अभी 2015 के बाद से, और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन वो पहले आए हुए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्राइजोफाइट में दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्माइड्स। तो एक लाइन तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगी क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरमेंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। इन डाइटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म 2 ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। जैसे सोप बॉक्स होता है ना, ऐसे एक के ऊपर एक फिट हो जाता है, ठीक उसी तरह से इसमें जो सेल वॉल होती है वो एक नीचे उसके ऊपर दूसरी कैसी फिट हो जाती है, राइट। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद दिस सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। सिलिका में एम्बेडेड होती है, इस वजह से इसको डिस्ट्रक्टिबल नहीं होती है इजिली, ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। Thus डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रिफर्ड टू एज अ डायटोमिशियस अर्थ। इसी वजह से क्या होता है, बिलियंस ऑफ ईयर मतलब ये डिपॉजिट होता गया, डिपॉजिट होता गया, डिपॉजिट होता गया, और इसने क्या बनाया, डायटोमिशियस अर्थ। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में एंड सिरप्स में। एंड डाइटम्स को जो है चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे नीट 2018 में पूछा जा चुका है, और जो ये लाइन लास्ट में लिखी है ना, डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, सीएम यही लाइन लिख करके आई थी, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस करके, राइट। और ऑप्शंस में दे रखे थे अलग अलग, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है इन ईयर आपका 2015 में आया था, इंडिस्ट्रक्टिबल वाली सेल वॉल का, कि कैसी होती है, डिस्ट्रक्टिबल होती है कि इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। एक क्वेश्चन आपका पूछा है इन्होंने सिलिका की प्रेजेंस का, कि उसमें क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ऐसा नेचर होता है। तो 2015 में आपका यहाँ से क्वेश्चन एक देखने को मिला है उसकी सेल वॉल से, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये कैसे दिखते हैं, दिखना इनका इनके अंदर प्रेजेंट पिगमेंट के बेसिस पे होता है, करेक्ट। सो ये दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। द सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट। इनकी सेल वॉल पे स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट्स पाई जाती हैं उनके आउटर सरफेस पे। एंड मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। एंड जनरली सब में कितने होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। One lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the cell wall plates. एक तो क्या होता है, longitudinally होता है, जो दूसरा होता है जो सेल प्लेट्स में जो फरो बने होते हैं ना, खांच जिसको कहते हैं, राइट, एक उनमें होता है ट्रांसवर्सली। एग्जाम्पल है हमारा गोनियोलेक्स। तो गोनियोलेक्स आपका काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से, इतना तेजी से रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, और ये रेड कलर का होता है। So they make the sea appear red, red tides, and toxin released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. इतनी तेजी से डिवाइड करता है कि ये रेड टाइड्स की तरह सी में अपीयर होता है, और इसके थ्रू जो रिलीज होते हैं ना टॉक्सिन, उसकी वजह से बहुत सारे मरीन एनिमल्स क्या होते हैं, मारे जाते हैं। रेड टाइड्स से मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपको ऊपर दिखेगा लिंक पे, तो आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यूग्लिनॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर में भी, यानी कि इकट्ठे हुए पानी में भी मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड द पेलिकल। इनमें सेल वॉल नहीं होती है, उसकी जगह पे इनमें क्या प्रेजेंट होती है, पेलिकल, जो कि एक प्रोटीन लेयर होती है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, और जिसकी वजह से इनकी बॉडी कैसी होती है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव 2 फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। इनमें कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 होते हैं। ये देखिए, एक छोटा है और एक कैसा है, बड़ा। नेक्स्ट क्या है, दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक अ हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। जब सनलाइट अवेलेबल है तो ये एज अ ऑटोट्रॉप यानी फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। बट जब सनलाइट नहीं प्रेजेंट है तो ये स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स पे एज अ हेटेरोट्रॉप्स बिहेव करके अपना फूड लेते हैं।
एग्जाम्पल यूग्लिना, फिगर 2.4 बी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, ये सेप्रोफिटिक होते हैं एंड प्रोटिस्ट होते हैं। द बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaves engulfing organic material. Under suitable conditions they form an aggregation called plasmodium which may grow and spread over several feet. अगर इनके लिए conditions suitable हैं तो ये काफ़ी हाइट तक का, कई फीट हाइट तक का प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि एक एग्रीगेट होता है, राइट। एंड during unfavorable condition the plasmodium differentiate and forms fruiting bodies bearing the spores at their tips. लेकिन जब conditions favorable नहीं होती है तो इनमें कई सारी fruiting bodies बन जाती है और जिनके ऊपर spores present होते हैं, यानी कि जो spores को bear करती हैं। The spores possesses true walls, spores में true walls present होती हैं। They are extremely resistant and survive for many years, और ये काफ़ी ज़्यादा resistant होते हैं और कई सालों तक survive कर सकते हैं। Even under adverse condition, the spores are dispersed by air currents. कई सालों तक adverse condition भी आ जाएंगी तब भी ये survive कर लेंगे और ये air current के थ्रू move कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है protozoans. All protozoans are heterotrophs and live as a predator or a parasite. जितने भी protozoans होते हैं वो heterotrophs होते हैं, या तो as a predator रहते हैं या फिर as a parasite रहते हैं। Primitive relative होते हैं ये animals के। Amoeboid protozoans, these organisms live in fresh water, sea water और moist soil. Amoeboid protozoans जो पहला मैं आपको बता रही हूँ, इसमें organism जो है वो fresh water में रहते हैं, sea water में भी रहते हैं and moist soil में भी पाए जाते हैं। Yes. Their prey by putting out a pseudopodia falls feed as an amoeba. Marine forms have silica shell on their surface. Some of them such as ant amoeba are parasites. देखो इनमें क्या होता है, अपने प्रे को पकड़ने के लिए स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं ना। स्यूडोपोडिया आई थिंक सबको पता होगा, इस तरह के आउटग्रोथ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं एंड ये फूड पार्टिकल को अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं और फिर वो एज अ फूड वैक्यूल क्या होता है उसके अंदर आ जाता है जहाँ पे उसका डाइजेशन हो जाता है, राइट। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक दी है, अमीबा की। मरीन फॉर्म्स में होते हैं, हैव सिलिका शेल उनमें प्रेजेंट होता है उनकी सरफेस पे। सम ऑफ देम सच एज जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, राइट। अमीबाइसिस, एंट अमीबाइसिस जो कॉज करता है, राइट, ये हमारा किसके थ्रू कॉज हो रहा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू, एंड ये एक पैरासाइट है, तो यानी कि पैरासिटिक नेचर को शो करता है। नेक्स्ट आपका आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या तो फिर ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। दे हैव फ्लैजिला। The parasitic forms cause diseases such as sleeping sickness, example trypanosoma. ये important है एंड ये आपका ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ये आया था ट्रिपैनोसोमा पे क्वेश्चन, नीट 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन पे भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, 2016 में पूछा गया है इस पे क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। These are aquatic होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे सीलियाज इनके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ सीलियाज आर प्रेजेंट अराउंड इट, राइट। एंड दे हैव अ कैविटी नोन एज गलेट दैट ओपन्स to the outside of the cell surface. The coordinated movement of the rows of the cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet. Example paramecium. इनमें एक स्पेसिफिक फूड की लोकेशन होती है, जैसे अमीबा में कहीं से भी स्यूडोपोडिया बन जाते हैं और वो फूड पार्टिकल को अपना इनगल्फ कर लेता है, लेकिन पैरामीशियम में एक सिंपल एक प्लेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, गलेट कहते हैं, और ये जितने भी सीलियाज इसके चारों तरफ प्रेजेंट है ये सब हेल्प करते हैं उस फूड पार्टिकल को गलेट के थ्रू अंदर पहुंचाने के लिए। तो इनमें सिर्फ एक ही पोजीशन से जा सकता है खाना इनके अंदर, ये 10th क्लास में भी था आपके। नेक्स्ट आपका है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स पे आपने देखा होगा, एक भीगी हुई ब्रेड रखिए तो आपको दिख जाएंगे रॉटन फ्रूट, जितने भी सड़े हुए फल इनमें भी दिख जाते हैं। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। ये मशरूम और जो टोडस्टूल्स होते हैं ये भी फंजाई होते हैं। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस। जो आपको मस्टर्ड लीव्स पे व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं ना, वो फंजाई की वजह से ही होते हैं और वो पैरासिटिक फंजाई होते हैं। Some unicellular fungi, example yeast, are used to make bread and beer. Other fungi cause diseases in plants and animals. ठीक है, जो ये हमारे आपके यूनिसेलुलर फंजाई हैं, एग्जाम्पल आपका यीस्ट है जिसका यूज बियर बनाने में, सैक्रोमाइसिस सिराविसी बताया था आपको, तो उसका यूज ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में किया जाता है। कुछ जो है एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम हो गया आपका,
फंजाई जो होते हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं एंड अकर एयर वाटर एंड सॉइल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, राइट, पानी में भी हैं, हवा में भी है, सॉइल में भी हैं, प्लांट्स एनिमल्स हर जगह पे आपको मिलेंगे। जहाँ कहीं पे भी थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी है वहाँ पे ये आसानी से ग्रो कर लेते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेल्युलर, फंजाई आर फिलामेंटस। सिर्फ एक ईस्ट है जो यूनिसेल्युलर है, बाकी सब कैसे हैं, फिलामेंटस है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इनकी बॉडी में ऐसे इस तरह के लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, हाइफी। ये क्या है, एक सिंगल क्या है, दैट इज हाइफी। एंड जब ये कंबाइंडली इनकी बात की जाती है तो दैट इज नोन एज द माइसीलियम। सो यहाँ पे यही बताया हुआ है, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज कॉल्ड द कोइनोसिटिक हाइफी। आपको ये मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बताती हूँ। अब अगर ये एक हाइफी है, राइट, ठीक, या तो इस हाइफी के अंदर क्या होंगे, पार्टीशंस होंगे। पार्टीशन होंगे तो हर एक में अलग अलग न्यूक्लियस होगा। पहली चीज तो अगर पार्टीशन प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो सेप्टेट है। अगर पार्टीशन नहीं प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, एसेप्टेड है। अब अगर सपोज दैट ये तो पार्टीशन वाला था तो इंडिविजुअल सब में अलग अलग पार्टीशन में न्यूक्लियस है। लेकिन अगर पार्टीशन नहीं है, राइट, एक सिंपल है ट्यूब हॉलो लाइक में इस टाइप से, तो इस तरह की कंडीशन में क्या होगा, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आती है। तो इस टाइप के जो फंजाई होते हैं, सॉरी हाइफी होते हैं, इनको हम कोइनोसिटिक वाली कैटेगरी में रखते हैं। यही यहाँ पे आपको बताया है। सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड कोइनोसिटिक हाइफी। इनको क्या कहा गया है, कोइनोसिटिक हाइफी कहा गया है। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। दूसरों में क्या थी, उनकी सेप्टेट में यानी कि अलग अलग क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट थी। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन, ये इंपॉर्टेंट है, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है। एंड ये क्वेश्चन आपका नीट 2016 में पूछा जा चुका है कि फंजाई में सेल वॉल किससे बनी होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी देख सकते हो आप, और साथ ही साथ में आप इसको देख सकते हो अपनी टेबल में से जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytes. बहुत सारे फंजाई ऐसे होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, पहले डाइजेस्टिव एंजाइम को पोर आउट कर देते हैं, फिर वो बाहर डाइजेस्ट होता है, फिर न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने एब्जॉर्बर के थ्रू। तो ये प्रोसेस होती है, इनको कहा जाता है सैप्रोफाइट्स। Those that depend on living plants and animals are called parasites. जो living plant और animal पे dependent होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, parasite कहते हैं। They can also live as symbionts in association with algae as a lichen and with roots of a higher plants as mycorrhiza. अभी लास्ट में lichen आएगा तब मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। mycorrhiza क्या होता है, mycorrhiza एसोसिएशन होता है, जितने भी हमारे बड़े ट्री है ना उनकी रूट्स के साथ में इनका एसोसिएशन होता है। तो ये आपस में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के थ्रू रहते हैं। सेम ये लाइकेन के साथ में रहते हैं जिसमें एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, फ्रेगमेंटेशन फिजन के थ्रू होता है, बर्डिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया कहते हैं जिनको हम, और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर, या फिर उसको स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं या फिर हम उसको जूस्पोर कहते हैं, कोनिडिया भी, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। भाई ये याद होना चाहिए आपको, स्पोर्स इनके नेम, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू। अब यहाँ पे इनको 3 स्टेप्स में दिया हुआ है, राइट, कैसे रिप्रोडक्शन का है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, यानी कि फ्यूजन हो रहा है प्रोटोप्लाज्म का, जिसमें चाहे तो वो मोटाइल गैमीट्स हो या फिर नॉन मोटाइल गैमीट्स हो, तो वो हमारा आता है प्लाज्मोगैमी कंडीशन में। नेक्स्ट है आपका, सेकंड है आपका फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। आप सभी को याद होगा जहां कहीं पे भी कैरियो वर्ड आता है तो यानी कि न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो यानी कि 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, कैरियोगैमी कहते हैं। थर्ड है आपका मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। उसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद उसमें मियोसिस होगी जिसके थ्रू आपके क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। नेक्स्ट है आपका, इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन अ डिप्लॉइड सेल, यानी कि N+N फ्यूजन हुआ और इन्होंने क्या बना दिया, 2N बना दिया, यानी कि एक डिप्लॉइड सेल बना दी। लेकिन कुछ में क्या होता है, सेल है, राइट, सेल में फ्यूजन हुआ लेकिन स्टिल ये कंडीशन रहती है, N+N की कंडीशन रहती है, ये फ्यूज नहीं करते हैं, 2N नहीं बनाते हैं, राइट। तो ऐसी स्टेज को हमें क्या कहा गया है,
सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। इस फेज को क्या कहा गया है? डाइकैरियोफेज। पढ़ लेते हैं एक बार। In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately results in diploid cell 2n. However, in other fungi, ascomycetes में और बेसिडियोमाइसीड्स में, ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है आपसे कि किसमें आपको डाइकैरियो वाली स्टेज मिल सकती है। An intervening dikaryotic stage n+n, that is 2 nuclei per cell, occurs. Such a condition is called dikaryon and the phase is called dikaryophase of fungus. Later, the parental nuclei fuse and the cell become डिप्लॉइड। आगे क्या होगा? पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज कर लेगा और डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कर देगा। इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2015 में मिला है, आपका डाइकैरियोफेज से क्वेश्चंस आपका डाइकैरियोन और डाइकैरियोफेज से पूछा हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फाइकोमाइसीड्स। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीड्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, डिकेइंग वुड में मिलते हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं ऑन प्लांट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट समझते क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिनको एक होस्ट चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। अगर होस्ट नहीं मिलेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक, आगे है द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड कोइनोसिटिक होता है, यानी कि माइसीलियम में कोई सेप्टा नहीं होते हैं और मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा साइटोप्लाज्म एंड कोइनोसिटिक होगा हाइफी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द जूस्पोर्स के थ्रू होता है जो कि मोटाइल होते हैं, और बाई अप्लानोस्पोर्स होते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। These spores are endogenously produced in sporangium. Endogenously मतलब स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्मेशन होता है इन स्पोर्स का। एग्जाम्पल है आपका, some common examples are mucor, rhizopus, the bread mold mentioned earlier, and albugo, the parasitic fungi और mustard. albugo थोड़ा इंपॉर्टेंट है, rhizopus जनरली सभी को पता होता है। नेक्स्ट है आपका एस्कोमाइसीड्स। कॉमनली इनको क्या कहा जाता है? सैक फंजाई। अच्छा, इसमें आपको इनके ऑल्टरनेट नेम जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा सैक फंजाई है, कौन सा फंजाई इम्परफेक्टाई है, तो ये कॉमन नेम्स पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं, ईस्ट जैसे सैक्रोमाइसिस में। दे आर सैप्रोफिटिक, डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक एंड कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस क्या होता है? जो काउ डंग पे ग्रो करते हैं, ठीक है, जो डंग पे ग्रो कर रहे हैं उनको हम कॉप्रोफिलस कहते हैं। Mycelium is branched and septate. The asexual spores are conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiophores. इसमें क्या होते हैं? जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड होता है, कई ब्रांचेस होती हैं, और सेप्टेट होता है, यानी कि सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ में जो स्पोर्स बनते हैं इसमें, वो कोनिडिया में एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम कोनिडियोफोर्स कहते हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। कोनिडिया जर्मिनेशन पे क्या बनाता है? माइसीलियम बनाता है। नेक्स्ट है आपका आगे एग्जाम्पल है इसके एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइजर एंड क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का यूज किया जाता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में किया जाता है, तो न्यूरोस्पोरा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आपका आया था, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसीडर्ड एज डेलिकेसी। कोरल एंड ट्रफल्स पे आया था, जो मोरल्स एंड ट्रफल्स पे जो क्वेश्चन आया था, नीट 2015 में पूछा गया है मोरल्स एंड ट्रफल्स पे क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये दूसरा आपका न्यूरोस्पोरा भी पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बेसिडियोमाइसीड्स। बेसिडियोमाइसीड्स कॉमनली नोन फॉर्म्स। बेसिडियोमाइसीड्स आर मशरूम्स होते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं और पफ बॉल्स भी कहते हैं। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स में, ट्री स्टम्प्स में, जैसे लट्ठे होते हैं ना लकड़ी के, उनके ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज में एज अ पैरासाइट रहते हैं, जैसे रस्ट और स्मट्स, ये एक है। इसके अलावा द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सैप्टेड। द एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं प्रेजेंट होते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, जो कि बहुत कॉमन होता है। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स, यानी कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होता है, प्लाज्मोगैमी होती है, राइट। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स, यानी इसके बाद में न्यूक्लियस फ्यूजन भी होता है एंड मियोसिस भी होती है, जो आगे चल करके बेसिडियोस्पोर्स बनाती है। बेसिडियम में हो रही है, इसलिए बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। जो बेसिडिया में फ्रूटिंग बॉडी अरेंज होती है उनको क्या कहा जाता है? बेसिडियोकार्प। एंड एग्जाम्पल है हमारा अगैरिकस, उस्टिलागो जिसे स्मट भी कहते हैं, पक्सीनिया, पक्सीनिया को क्या कहते हैं हम? रस्ट फंगस भी कहते हैं। थोड़ी देर में आपका चैप्टर एंड होने वाला है।
commonly known as imperfect fungi because only the asexual और vegetative phases of these fungi are known. इनको फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है क्योंकि इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव और या फिर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है. आगे है इसमें वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसीड्स वर डिस्कवर्ड दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसीड्स और एंड बेसिडियोमाइसीड्स. एक बार डिस्कवर हुई थी जो इनको मूव कर दिया गया एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडियोमाइसीड्स में. Some members are saprophytes and or parasites while a large number of them are decomposers of litters and help in mineral cycling. कुछ members जो होते हैं वो saprophytes होते हैं, parasitic भी होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हैं वो decomposers हैं litters के लिए and mineral cycling में help करते हैं. Example हो गया हमारा Alternaria, Colletotrichum and Trichoderma. Important है इसके example और important है इसका ये जो दूसरा नाम है that is the imperfect fungi. फंजाई इम्परफेक्टाई इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट है. आगे बढ़ते हैं. अब आता है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया. तो किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के लिए हमारे पास में चैप्टर 3 एंड 4 है, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसमें हो जाएगा. कुछ पोर्शन और है, आपका पोर्शन है ये वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस. बहुत ही हॉट टॉपिक है. इसमें से क्वेश्चंस हर साल इन छोटे से पोर्शन से क्वेश्चंस मिल ही जाता है आपको, एक या दो. तो पहले हम वायरसेस के बारे में देखते हैं. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर ने इनको कोई जगह नहीं दी. ठीक है, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस इनके लिए कोई जगह नहीं थी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, हम अलग से इनको पढ़ रहे हैं. वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग. एक्चुअली में वायरसेस को ट्रू लिविंग नहीं कहा गया है क्योंकि अगर इनके पास में होस्ट होता है तो ये उसकी मशीनरी को कैप्चर करके फटाफट अपना जेनेटिक मटेरियल भी बनाते हैं, रिप्लिकेट करते हैं और साथ ही साथ में प्रोटीन कोड भी बना लेते हैं. लेकिन अगर इनके पास में होस्ट नहीं है तो ये एज अ नॉन लिविंग होते हैं. इनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है वायरसेस को. अगर वायरसेस में होस्ट मिल गया तो वो लिविंग की कैटेगरी में आ गया, अगर होस्ट नहीं मिला, नॉर्मली वो ऐसे है, तो वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है. इसीलिए उनके लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं मिली क्लासिफिकेशन में जहाँ पे उनको रखा जा सके, कि लिविंग में रखा जा सके या किधर रखा जा सके. इसीलिए हम इसको सेपरेटली पढ़ रहे हैं. The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. Actual में viruses क्या है? Non-cellular है ना. ये सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके चारों तरफ एक प्रोटीन कोड प्रेजेंट है, बट इसकी जो पावर वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल होता है कि जैसे ही सेल के अंदर जाता है उसके बाद ये क्या करता है, सेल की मशीनरी को खुद ही हाईजैक कर लेता है. हाईजैक करने के बाद में क्या करेगा, अब सेल के सारे फंक्शंस जो कर रही थी वो सारे फंक्शंस अब सिर्फ और सिर्फ वायरस के अकॉर्डिंग होंगे. करेक्ट. तो इस तरह से क्या करेगा, ये अपना नंबर मल्टीप्लाई करता जाएगा और जाकर के बाकी की सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है. तो बहुत ही पावरफुल मशीनरी इसके पास में क्या हाईजैक करने की कंडीशंस होती हैं. आगे देखते हैं. ये इसका डायग्राम है, एक आपका टीएमवी का डायग्राम दे रहा है और एक ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दे रहा है. बैक्टीरियोफाज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. करेक्ट. तो बैक्टीरियोफाज आप देख लेते हैं. हेड, ये हो गया इसका कॉलर रीजन, ये हो गया शीथ और ये हो गया इसके टेल फाइबर्स. ये हो गया आपका आरएनए और ये हो गया उसका कैप्सिड. कैप्सिड मतलब आउटर कवरिंग जो है दैट इज अ कैप्सिड. टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी, ये उसके बारे में है. लिखा क्या है यहाँ पर, यहाँ पे दिया है वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. वायरस का मतलब क्या है, जहर या फिर जहरीला तरल. Dimitri Ivanovsky 1892 recognized certain microbes as causal organism of the mosaic disease of tobacco. टोबैको में जो मोज़ेक डिजीज होती है उसके लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म इन्होंने सबसे पहले किस ईयर में देखा, 1892 में, दिमित्री. फिर उसके बाद में M.W. Bejernik in 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants. फिर उसके बाद में बेजरनिक ने देखा 1898 में कि जो एक्सट्रैक्ट था उन टोबैको के इन्फेक्टेड प्लांट का, उससे हम दूसरे प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो यानी कि कुछ ऐसा है इनमें प्रेजेंट जो जाकर के हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है. एंड नेम्ड द न्यू पैथोजन वायरस. तब इन्होंने क्या नाम दिया, वायरस दिया. एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, और इसको इन्होंने फ्लूइड को ये नाम दिया, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. W.M. स्टेनले ने 1935 में showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of protein. इन्होंने बताया कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है और इन क्रिस्टल्स में जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का होता है. आगे बढ़ते हैं. बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाजेस वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. बैक्टीरियोफाजेस वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. एंड
यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं जो जनरली, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। जो प्रोटीन कोड होता है ना कैप्सिड, उसमें छोटी छोटी यूनिट्स जुड़ी होती है जिनको क्या कहते हैं हम, कैप्सोमियर्स कहते हैं, जो मिलकर के आपस में क्या बनाती हैं, कैप्सिड बनाती हैं। वायरसेस कॉजेज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमंस भी किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है। In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth। ये सारे symptoms अगर आपको प्लांट में देखने को मिल रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ वायरस की वजह से है। आगे देखते हैं और बताती हूँ इसमें क्वेश्चन कहाँ से आया था। वायरस में जो क्वेश्चन एक पूछा गया था आपका प्रोटीन कोड पे पूछा जा चुका है, 2016 में आया था क्वेश्चन, नहीं सॉरी 2016 नहीं 2019 में आया था, और क्वेश्चन आया था आपका प्रोटीन कोड पे। जनरली जो क्वेश्चन आता है ना वो सिंपल वायरस पे नहीं आता, बैक्टीरियोफाज पे तो आता है, और वायरॉइड्स एंड वायरसेस में एज अ कंपैरिजन आता है, ठीक है। तो वहां पे आपको इस तरह का मिल सकता है, मिक्स में भी मिल सकता है, क्योंकि वायरॉइड्स और वायरसेस में कंपेयर करके और फिर वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो दोनों की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स में देखते हैं किसने डिस्कवर किया था, 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, जो वायरस से स्मॉल होता है। एक एक शब्द इसका बहुत इंपॉर्टेंट है वायरॉइड्स का, ठीक है। एक शॉर्ट भी मैं इसका भेजने वाली हूँ आप लोगों को 1-2 दिन में। कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीजेस, ये कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, मेनली यहीं से ही आइडेंटिफाई हुआ था, ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, सिर्फ क्या होता है, एक फ्री आरएनए होता है। इट लैक्ड द प्रोटीन कोड, जिसमें प्रोटीन कोड नहीं प्रेजेंट होता है, जो कि वायरसेस में प्रेजेंट होता है। भाई अगर जेनेटिक मटेरियल के साथ में प्रोटीन कोड हो गया तो फिर तो वो वायरस ही हो गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोटीन कोड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, क्या है वो, हेंस द नेम वायरॉइड कहा गया इन्हें। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज अ लो मॉलिक्यूलर वेट, ये जो इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल, वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया था। देखिए इसमें 2015 में यानी कि 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसकी डिस्कवरी के बारे में, तो 1971 में टीओ डाइनर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोटीन कोड इसमें होता है या नहीं होता है, तो इसको वायरस से कंपैरिजन करते हुए क्वेश्चन पूछा गया था। ईयर 2017 में भी पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है। और एक क्वेश्चन इसमें आया था कि जो आरएनए प्रेजेंट होता है वायरॉइड में, उसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है या कैसा होता है, तो इस पर भी एक क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन आया था आपका 2016 में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इसका डिस्कवरी का क्वेश्चन आया था। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपके प्रोटीन कोड का पूछा गया 17 और 19 में, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया 2016 में वो उसके मॉलिक्यूलर वेट का, यानी कि आरएनए जो प्रेजेंट है उसके मॉलिक्यूलर वेट पे पूछा गया क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है ना, कितना छोटू सा टॉपिक है पर कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट है प्रायंस। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। प्रायंस जो होते हैं इनका साइज जो होता है सिमिलर होता है वायरसेस के जैसा। The most notable diseases caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, commonly called mad cow disease in cattle। जो कैटल्स में mad cow disease होती है, bovine spongiform encephalopathy, तो ये इसी की वजह से कॉज होती है। Its analogous variant CJD, जैकब डिजीज जो होती है ह्यूमंस में, उसी की तरह ही एनालॉगस होता है इसका वेरिएंट भी। नेक्स्ट है आपका लाइकेंस। लाइकेंस जो होते हैं, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, सिंपल है, समझा रही हूँ। लाइकेंस में क्या होता है, एसोसिएशन होता है। एक हो गया एल्गी और दूसरा हो गया आपका फंजाई। तो फंजाई और एल्गी के बीच में इतना ज्यादा एसोसिएशन होता है कि अगर आप दूर से देखें तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसमें दो अलग अलग हैं, वो एक ही दिखते हैं, ठीक है। तो इसको कंबाइंडली हमने कहा गया लाइकेन। अब इसमें जो एल्गी वाला पोर्शन है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है, जो फंजाई को फूड प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा जो पोर्शन है फंजाई, वो क्या करता है, इसको सबस्ट्रेट से फिक्स रखने में हेल्प करता है, यानी कि उसको एक तरह से फिक्स रखता है, और दूसरा एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को। तो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। एक चीज और है, जो एल्गी वाला पोर्शन होता है उसको कहा जाता है फाइकोबायोट, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, राइट। जो हमारा फंजाई वाला पोर्शन होता है उसको कहा जाता है माइकोबायोट, यानी कि वो आपके सबस्ट्रेटम में फिक्स रखने के लिए, साथ ही साथ में वो मिनरल्स और वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, राइट। तो यानी कि एक शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है, एक खाना प्रोवाइड करा रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। माइकोराइजा मैंने आप लोगों को बता दिया, वो जितने भी हमारे हायर ट्रीज होते हैं उनकी रूट्स में एज एसोसिएशन रहता है माइकोराइजा, राइट। तो
ये था आपका कंप्लीट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा लेंदी है वीडियो, बट आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के बाद में आपको कहीं और से अब क्वेश्चंस देखने के लिए अलग से नहीं जाना पड़ेगा। आपने आई होप कि एनसीईआरटी में सारे इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन कर लिए होंगे और वहीं पे आपने मेंशन कर लिया होगा कि आपका कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चंस किस चीज से आया हुआ है। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए सारे बचे हुए चैप्टर 11th एंड 12th के वीडियोस भी ला रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी। और मेरे 1 मिनट बायोलॉजी वीडियोस में भी इतना ही प्यार दीजिएगा जितना आप लोग इन एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस पे, ऑडियो बुक्स पे, इन सब पे देते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए डेली कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के पास में 1 मिनट बायोलॉजी, जिसमें मैं एक टॉपिक पे कुछ पूरा उसको एक्सप्लेन करती हूँ आपके नीट के लेवल का, और 1 मिनट के अंदर मैं उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कवर करा देती हूँ। तो वो वीडियोस भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उस टाइम के लिए जब आपको मन नहीं कर रहा है कुछ रिवाइज करने का, या आपको एक पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक पढ़ना है लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा तब वो समझ में आए। तो अगर आप ऐसे टॉपिक्स को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे जो आपको फट से 1 मिनट में आपका पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे। तो उनको भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आप इन बाकी के वीडियोज़ को देते हैं। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय एवरीवन।